दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनलाइन फ्रेम एलिमेंट। इसे हम आई फ्रेम भी कहते हैं। देखिए जो इसका यूज़ होता है वो होता है पेजेस को इम्बेड करने के लिए। इसकी मदद से आप अपने सिंगल पेज के अंदर मल्टीपल वेबसाइट या पेजेस को दिखा सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के किसी इंटरनल पेज को भी इसके अंदर दिखा सकते हो और किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के यूआरएल को भी आप इसमें लिंक करके उस वेबसाइट को अपने पेज पर शो कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं इसको लिखने का तरीका। तो देखिए जो इनलाइन फ्रेम है इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। आप पहले लिखोगे आई फ्रेम का मतलब है यहाँ पे इनलाइन फ्रेम। फिर उसके बाद आप यूज़ करोगे इसके सबसे मेन एट्रीब्यूट का जो कि है सोर्स। इसको हम लिखेंगे सोर्स को SRC शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद इसके अंदर आप इंटरनल पेज को भी लिंक कर सकते हो और किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के यूआरएल को भी। और उसके बाद इस आई फ्रेम को आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दोगे। बेसिकली हमें इस आई फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता है। आप जो भी आई फ्रेम से रिलेटिव काम करोगे वो आप इस आई फ्रेम टैग के अंदर करोगे। इतना करने के बाद आपको इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, यही हमारा आई फ्रेम होता है। इसके अंदर आपने जो भी पेज को या वेबसाइट को लिंक किया होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। आप जितने चाहे उतने आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की, तो आइए हम उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आई फ्रेम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, जिसमें से जो SRC है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हम किसी डॉक्यूमेंट को या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को लिंक करते हैं और उसे अपने पेज पर शो कर सकते हैं। ये हमारा आई फ्रेम का सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम यहाँ पर विथ एट्रीब्यूट की मदद से अपने आई फ्रेम की विथ डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप पिक्सल में, परसेंट में, दोनों में वैल्यू को दे सकते हो। फिर हमारे पास आती है हाइट से हम अपने आई फ्रेम की हाइट को डिफाइन करते हैं। इसमें भी हम पिक्सल, परसेंट दोनों में वैल्यू दे सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्रेम बॉर्डर से हम अपने आई फ्रेम के बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो ही वैल्यू आती है, एक 1 जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है वो है 0। इससे आपका जो बॉर्डर है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन जो ये फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट है ये हमारा HTML5 में हटा दिया गया है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो तो ये आपके ब्राउजर पर वर्क ना करे, क्योंकि ये काम अब हम CSS से कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अलाइन एट्रीब्यूट। इसे से हम अपने आई फ्रेम की अलाइनमेंट करते हैं कि हमें इसे लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 वैल्यू आती है। जिसकी फर्स्ट वैल्यू वो है लेफ्ट जो कि इसके डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आती है वो है राइट। फिर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू आती है वो है मिडल। फिर जो इसकी फोर्थ वैल्यू है टॉप और जो इसकी लास्ट एंड फिफ्थ वैल्यू है वो है बॉटम। अभी प्रेजेंट में इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू काम कर रही है जो कि है लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये भी जो है हमारा HTML5 में हटा दिया गया है। तो हो सकता है जब आप इसको फ्यूचर में प्रैक्टिस करो तो ये भी आपका वर्क ना करे, क्योंकि ये काम अब हम CSS से करते हैं। फिर हमारे पास आता है नेम एट्रीब्यूट। इसे से हम अपने एलिमेंट को एक नेम असाइन करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। देखिए जो ये नेम एट्रीब्यूट है ये सिर्फ हमारा आई फ्रेम के साथ ही यूज नहीं होता, ये और भी एलिमेंट के साथ यूज होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जो ये नेम एट्रीब्यूट है इसका ज्यादातर यूज होता है फॉर्म से रिलेटेड जो टैग होते हैं उनके साथ, उन टैग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तब जो फॉर्म का डाटा होता है उसको टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है इसे हम सिर्फ स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो कि है बटन, फॉर्म, IMG, इनपुट, मैप, ऑब्जेक्ट, पैरम, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। तो आप इन्हीं के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसका यूज कर सकते हो। तो देखिए आप नेम एट्रीब्यूट का यूज अगर फॉर्म से बाहर करना चाहते हो तो आप इन्हें सिर्फ कुछ ही टैग्स के साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि एंकर टैग, आई फ्रेम और मेटा। जो मेटा टैग्स है वो हमारा SEO से रिलेटिव टैग है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नेम एट्रीब्यूट का यूज जब भी करें तो उसे फॉर्म के साथ ही करें। तो देखिए आपको यहाँ पर फॉर्म से रिलेटिव जो टैग दिख रहे हैं आप इनका यूज फॉर्म से बाहर भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर पाओगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नेम और ID में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ID एट्रीब्यूट था वो एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट था, उसे हम अपने HTML के किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते थे। लेकिन जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है इसे हम सिर्फ फॉर्म से रिलेटिव जो टैग होते हैं उनके साथ ही यूज कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ किसी स्पेसिफिक टैग्स के अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देने का तरीका। तो देखिए जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है इसमें भी जो वैल्यू देने का तरीका है वो लगभग सेम ही है जैसा कि हम ID में किया करते थे, पर हम ID के अंदर यूनिक नेम देते थे। लेकिन जो हमारा ये नेम एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप यूनिक नेम को भी दे सकते हो और डुप्लीकेट नेम को भी। बस दोनों के अंदर ही आपको सिंगल वैल्यू का यूज़ करना है, और जब भी आप इसके अंदर कोई वैल्यू दोगे वो आप अल्फ़ाबेट्स में दोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोअर केस में भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में भी वैल्यू को दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपर केस में भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपने नेम के बीच में अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप कैमल केस में भी वैल्यू को दे सकते हो, यहाँ पर आप अपने नेम के बीच में कॉलम का यूज़ भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर वैल्यू के बीच में हाइफन का यूज़ भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नेम के बीच में डॉट का भी यूज़ कर सकते हो,
और आप इसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी वैल्यू को दे सकते हो। देखिए, आप जब भी अल्फ़ा न्यूमेरिक में वैल्यू देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। आप नंबर को सबसे स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, आपको इसे हमेशा लास्ट में लिखना है, तो ध्यान रहे आपको इस बात का। तो इस वीडियो में हमने सीखा अपने आई फ्रेम के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आई फ्रेम का प्रैक्टिकल करेंगे, तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।